सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार गौतम आज आपके बीच लेके आया हूं अंशुल गुप्ता को, जो लोकसभा प्रत्याशी भी है और साथ के साथ राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और गाजियाबाद की समस्याओं के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले अंशुल गुप्ता जी, आपके हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। अंशुल, ये देखा जाए कि आप गाजियाबाद की लोकसभा से जो है एक अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी हैं और कहीं ना कहीं कोई दर्द और टीस थी आपको इस गाजियाबाद की जनता को लेके, आप इसलिए चुनाव मैदान में आए। तो सबसे पहले तो वही टीस और वो दर्द जानना चाहूंगा। जी, वो एक युवा व्यक्ति का दर्द है। हाँ। वो युवा व्यक्ति जो चारों ओर देखता है कि भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाँ। हर कदम पर, हर मोड़ पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। जी। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हाँ। आप जीडी चले जाइए, आप नगर निगम चले जाइए, आपकी छोटी समस्या है, सड़क, सीवर, पानी, नल, किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, गुना मुद्रा के कोई कार्य नहीं करता, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अगर कोई कहता भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो सरासर झूठ बोल रहा है। इसी के साथ नौकरियों का भारी अभाव हो गया है। नौकरी के लिए हमें पता है कि हमने कितनी दिक्कत सही है। एक साधारण व्यक्ति, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, एक साधारण परिवार का होकर एक युवा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं कोई अमीर खानदान का पैदा नहीं हूँ। मैं एक बेहद साधारण परिवार से पैदा हूँ और साधारण परिवार के आपके लोगों के बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ। आज जो कुछ भी मैंने करा है, मैंने अपने दम पर करा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि युवा शक्ति वास्तविकता में बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजर रही है, क्योंकि बहुत ही चिंताजनक समाज की स्थिति है। कुछ भी युवा का कार्य नहीं होता है। अंशुल जी, देखा जाए तो हम केवल 2-3 मुद्दों पे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम शिक्षा की बात करना चाहेंगे। आप खुद एक युवा हैं और आज की तारीख में देखा जाए तमाम प्राइमरी स्कूल जो है आहिस्ता आहिस्ता गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर बंद कर दिए गए, या वो जो है आज इस जटिल स्थिति में कि वो पढ़ाई लायक बचे नहीं। लेकिन पिछले 2 दशक से देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा जो है भाजपा के कब्जे में रही, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आपकी नजर में वो सारा सब कुछ है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश को जो है, देश के युवाओं को अनपढ़ बनाने का काम है क्या भाजपा का? जी देखिए, नारा तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं हमें। हाँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सरकारी विद्यालयों की हालत दीन शीर्ण हो चुकी है। हाँ। वो तबाह हो चुकी है, उनके अंदर पढ़ाई जैसी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हाँ। और बेहद जर्जर हालत में है। आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपसे 2 दशक पहले शायद स्थिति और बेहतर थी, पर अब तो बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन इसके उलट प्राइवेट स्कूल देखिए, आप पूरी लूट पर उतरे हुए हैं। अगर एक मध्यम वर्ग के परिवार से पूछेंगे सबसे ज्यादा पैसा या दर्द कहाँ जाता है, तो बताएगा बच्चों की पढ़ाई में। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई एक मजबूरी है। वह जानता है कि और कुछ तो है नहीं, कम से कम पढ़ लिख कर बच्चा कुछ करेगा, समाज में आगे बढ़ेगा। व्यापार तो कुछ बचे नहीं है, तो कम से कम वो नौकरी के माध्यम से अपनी जीविका चलाएगा। लेकिन जब वो पढ़ाई के लिए जाता है तो उसमें 2 ऑप्शन बचे। एक तो वो सरकारी विद्यालय में जाए जहाँ पे शिक्षा है नहीं, या प्राइवेट में जाए जहाँ पर उसको खून चूसने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अगर सरकार चाहती तो प्राइवेट शिक्षा को सस्ता कर सकती थी। अगर उनके बस की नहीं था सरकारी विद्यालयों का अच्छा करना, तो प्राइवेट शिक्षा पे तो वो लगाम लगा सकती थी। कम से कम वो कह सकती थी प्राइवेट विद्यालयों से कि आप शिक्षा की दुकान नहीं चला रहे हैं, आप शिक्षा का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, ये सेवा है। शिक्षा एक सेवा है, उसको सेवा की भांति करना चाहिए। क्या मतलब है 10-20 हजार की बच्चों से फीस ली जाती है, वो माता पिता पे कैसे गुजरती होगी, जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन स्कूलों की लूट के लिए देते हैं। बेचारे कुछ कह नहीं पाते। मेरे पास बहुत सारे विभाग करते हैं, वो कहते हैं आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए। हम उनकी लड़ाई लड़ते भी है, लेकिन उनके बहरे कानों तक वो आवाज कैसे पहुंचे, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आगे कैसे आप उन कानों तक आवाज पहुंचाएंगे, सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े एसी हॉल में बैठकर वो लोग डिसीजन लेते हैं, जनता की समस्या को समझते नहीं है। वो क्या कर सकते हैं देश के लिए? मैं जनता से यही अपील करता हूँ, इस बार आप हमें शक्ति दीजिए, बांसुरी पर वोट लगाइए, ताकि हम आपकी बात उन गूंगे बहरे कानों तक पहुंचा सके पूरी शिद्दत के साथ। अभी हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे थे। 25% कोटा होता है, जिसमें कि शोषित पीड़ित वंचित समाज, जो गरीब तबका होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसमें जो है शिक्षण संस्थान में उसको पढ़ाने के लिए जो है सरकार की तरफ से आदेश होते हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी शिक्षण संस्थान है वो ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्या हमारी पार्टी उस पर भी काम कर रही है? कि देखिए, जब भी शिक्षण संस्थाएं खोली जाती है, तो उनको सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। जो मार्केट में जो रेट होता है सब बहुत कम रेट पर उनको जमीन उपलब्ध कराई जाती है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। इसलिए ताकि वो गरीब शोषित वर्ग को एक स्थान दे सके उस पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक का नाम ले लूंगा, सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। सारे प्राइवेट स्कूलों में आप
आप बता दीजिए कोई ये 25% के रूल का पालन करता है या नहीं करता, कोई नहीं करता। और क्या ये बात पता नहीं है सरकार को? सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि सबकी मिली भगत है, सारा पैसा ऊपर से नीचे आदान प्रदान होता है और बेचारे गरीब शोषितों को हक नहीं मिल पाता। जिस तरीके से अभी जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात की जाए, 162 करोड़ रुपए जो है जसोदा हॉस्पिटल ने भाजपा को दान दिया है, जबकि उतने पैसे से कम उन गरीब मजलूम लोगों का भी इलाज हो सकता है एक सेवा भाव में। क्या लगता है कि आज की तारीख में जो है जो चिकित्सा की अगर बात की जाए, वो कहीं ना कहीं गरीब आदमी की पकड़ से दूर होता जा रहा है, इसमें भाजपा मौन रहती है, क्या कहेंगे फिर? जी, ऐसा एक कारण तो आपने गिनाई दिया है। हाँ। जब इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया जाएगा, हाँ। तो समझिए कि वो भी एक प्रकार की रिश्वत ही है, हाँ। कि आप हमारे व्यापार को हमारी प्रकार से करने दीजिए, हाँ। हमें जनता को लूटने दीजिए, हम इसी प्रकार लूटते रहेंगे और आपके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये वही तो भावना नजर आती है। वरना क्या कारण है कि अत्यंत भारी भरकम फीस एक गरीब व्यक्ति से ली जाती है, हाँ। और उसी तरह राजनीतिक पार्टी को इतना पैसा दिया जाता है। आप शहर के बड़े अस्पताल में शुमार हैं, आपको चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ सेवा भाव के लिए कार्य करें, ताकि जनता के बीच आपकी अच्छी मूर्ति बने, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं करती, चुपचाप वो पैसा लेकर रख लेती है, क्योंकि उसको चुनाव जीतना है। देखिए, ये जनता को उत्पीड़न का दौर यही से स्टार्ट हो जाता है। आरक्षण कर्मठ पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक विचार रखा है कि जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसको आपने पहले पायदान पे रखा, उसकी लड़ाई के लिए आप जो है इस लोकसभा चुनाव में आपने कदम रखा है। तो क्या लगता है कि अगर आप कहीं उस मुकाम पे पहुंचते हैं कि अपनी बात जो है शासन प्रशासन से मनवा सकें या कह सकें, तो उस समाज के लिए भी आपके पास में क्या शब्द है? जी देखिए, सीधी बात है, जब तक विकास अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच जाता, हाँ। तब तक वो विकास नहीं है जी। अगर आप एक एरिया शहर का ऐसा है जो पॉश इलाके में गिना जाता है, हाँ। जहां पर तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, तो आप कहेंगे क्या यह विकास है? आपको देखना पड़ेगा कि जो दूसरा सबसे कमजोर वर्ग है वो किस हालात में रह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके घर में पीने के लिए सीवर का पानी आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको बेचारे को बिजली भी नहीं मिल रही, सड़क भी नहीं मिल रही, कोई भी बेसिक सुविधा नहीं मिल रही। तो ये किस प्रकार विकास के दो मॉडल हैं। जब तक शोषित वर्ग तक विकास नहीं पहुंचेगा, तब तक वो विकास नहीं कहलाएगा। जिस तरीके से खबरें चल के आ रही हैं और तमाम मतलब लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाओं में एक रिपोर्ट कार्ड मतलब सामने आ रहा है कि भाजपा इस बार जो है बिल्कुल हर तरीके से पस्त है, चारों थाने जीत होने जा रही है। क्या अपनी पार्टी जो है राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी कहीं ना कहीं उन वोटरों में सैन लगाने का काम कर रही है जो उनसे छिटक गए हैं? जी देखिए, सैन शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आज हम पदयात्रा पर निकले व्यापारी वर्ग के बीच। व्यापारी वर्ग को एक ही दर्द था, आज उनके व्यापार बहुत कमजोर हो चुके हैं। आज उनके पास दुकानें उनकी बिल्कुल खाली पड़ी थी, आप देखिएगा पूरे मार्केट खाली पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई का स्तर बहुत बढ़ गया है। जब जनता के पास पैसा नहीं बचेगा तो खरीदेगी क्या? महंगाई पर किसी का ध्यान ही नहीं है, सरकार इस पे आंख मीच कर बैठी। इसके अलावा व्यापारियों को शोषण अनेक प्रकार से किया जाता है, उनके साथ अपराधी सरी का व्यवहार किया जाता है। तो जिस प्रकार, जबकि ये व्यापारी की सरकार कही जाती है, जो व्यापारी की सरकार है वही उनके साथ अपराधी सरी का व्यवहार करेगी, तो व्यापारी बेचारा कहाँ जाएगा? व्यापारी बोलते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाएं? मैंने व्यापारी से एक ही बात कहा, इस बार आप बांसुरी पर वोट दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हम आपकी आवाज उन कानों तक पहुंचाएंगे जो अब तक आपकी आवाज नहीं सुनते। अभी हाल ही में मतलब कुछ सूत्रों से जानकारी मिली, जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो चुनाव मैदान में हैं, जैसे आप भी निर्दलीय के रूप में कैंडिडेट है, चुनाव मैदान में हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा आपसे भी घबराई हुई है, आपके पीछे भी जो है मतलब शासन प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? जी, मैं राष्ट्रीय जनकल्याण पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हाँ। और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ कि मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मेरा कोई छवि में खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा दूर दूर तक आज तक कोई छोटा सा केस भी नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने का हमारा कार्य है, छोटी सी कंपनी है हमारी, हमारे ऊपर केस लगाए जा रहे हैं शांति भंग की संभावना के। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? शांति भंग की संभावना, जो व्यक्ति कभी किसी आज तक कुछ आवाज में बात नहीं किया, उसके खिलाफ शांति भंग की संभावना का केस इस दिल्ली सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। लेकिन वो समझते हैं कि हम इससे डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं है। वो जितने चाहे उतने केस लगा दे, लेकिन ये आवाज रुकने वाली नहीं है। हमने कदम आगे बढ़ा दिए और हमारे कदम बहुत मजबूत है, क्योंकि ये साधारण आदमी कदम है। और देखा जाए गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे इस समय जो है मतलब एक युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके चल रहा है कि जो रोजगार की बात करेगा, जो कामगार की बात करेगा या उनके शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा, उसको वोट देंगे। तो राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी को कितनी उम्मीद है इस बार ऐसे लोगों से? जी देखिए, युवा वर्ग का भरोसा युवा वर्ग में ही आता है। मैं युवा वर्ग से आता हूँ और मुझे पूरा भरोसा युवा वर्ग मुझे अपना विश्वास देगा, क्योंकि
युवा वर्ग की मैं चिंताओं को समझता हूं। मैं खुद उस वर्ग से आता हूं जब जिसको सारी कठिनाइयों को पता है, उनकी क्या कठिनाई है, किस तरह जॉब के क्षेत्र में कठिनाई आ रही है, पढ़ाई के क्षेत्र में कठिनाई आ रही है। कंपटीशन इतना अधिक बढ़ चुका है कि एक छोटी सी जॉब के लिए भी हजारों लाखों आवेदन आ जाते हैं। तो बेचारा युवा क्या करेगा? पढ़ा लिखा युवा भी आजकल बेकार हो चुका है। तो उनको एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जो उनके विकास का और उन्नति का कार्य आसानी से पूरा करा सके। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है युवाओं का हमारे पूरे साथ आएगा, क्योंकि हम उनकी आवाज बन चुके हैं। अच्छा दूसरी जी, देखा जाए तमाम क्षेत्र का आप जो है दौरा कर रहे हैं और लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करके बात भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो पिछले जो देखा जाए 2 दशक से जिस तरीके से भाजपा का कब्जा रहा, तो उनकी कुछ खामियां या अच्छाइयां कुछ ऐसे लोगों से आपने शेयर की होंगी या उन्होंने शेयर की होंगी, कुछ ऐसा अंश है अपने पास में? जी जरूर। हाँ। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर शायद भाजपा ने थोड़ा विकास किया है। हाँ। जैसे कि मैं मेट्रो की बात कर रहा था, मेट्रो हाँ। आने से सरकार जनता को थोड़ी राहत मिली है, परंतु उसके साथ ही मैंने फिर कहा कि समग्र विकास नहीं हुआ है। ऐसे इलाके तमाम गाजियाबाद के अंदर हैं जहां पर विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और बड़ी बड़ी कॉलोनी में भी समस्याएं हैं। कोई देखने व्यक्ति जिसमें समृद्धि है, वो अपने समृद्धि के दम पर अपने मुश्किलों का सामना कर सकता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति कहाँ जाएगा? इसलिए हमें अनेक प्रकार के फीडबैक मिले। हमें बताया गया है कि यहाँ का प्रत्याशी जीतने के बाद यहाँ रहता ही नहीं है। जो पुराने प्रत्याशी थे वो यहाँ पे कभी रहे नहीं, जो रहेंगे नहीं उनका दर्द कैसे समझेंगे? वो तो दिल्ली रहते हैं, तो कैसे समझेंगे दर्द उसको? तो ऐसे तमाम चीजें, बेशक यहाँ के प्रत्याशी लोकल प्रत्याशी को भी खड़ा कर देते हैं, वो भी जनता के पहुंच से बहुत बाहर होते हैं, क्योंकि अपने आप में वो बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं। उसके पास एक आम व्यक्ति कैसे पहुंचेगा, ये एक विषय रहता है। राष्ट्रीय जनकर्मण पार्टी जो है युवाओं की आवाज बन के उभर रही है आपके नेतृत्व में, और देखा जाए तो तमाम युवा वर्ग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो हार जीत तो अपनी जगह मायने रखते हैं, लेकिन एक पहचान अंशुल गुप्ता को मिल रही है इस लोकसभा क्षेत्र में, उसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि दिए की एक उम्मीद हमने मशालों की जलाई है, और दिए के रूप में आंधियों से लड़ाई है। जी। हम आंधियों से लड़ाई कर रहे हैं। बेशक हम दिए हो सकता है बुझ जाएं, लेकिन बुझते हुए भी जाने कितने दियों को जला जाएंगे। जी, जी, जी। ये पूरा विश्वास है कि ये जोत जलती रहेगी, और ये जो तब तक जलेगी जब तक परिवर्तन नहीं आ जाएगा, और ये परिवर्तन आगे रहेगा। आखिर में चलते चलते जो है, अब राष्ट्रीय जनकर्मण पार्टी की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कैंडिडेट भी हैं, और देखा जाए तो 30 लाख लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। डोर टू डोर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन वोटरों से क्या अपील रहेगी अपनी? जो है वोटरों से मेरी एक ही अपील है कि इस बार के चुनाव आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। किसी भावना में बहकर कोई आपको वोट नहीं करना है। आप देखिए कि क्या प्रत्याशी आपके पास आए हैं, उन प्रत्याशी की क्या शैक्षणिक काबिलियत है, वो आपके लिए क्या सोच रखते हैं। ऐसा तो नहीं भावना में बहकर आप किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट दे दें जो कभी आपके हितों की बात ही ना कर सके। मैं अंशुल गुप्ता आपको वचन देता हूं, यदि आप मेरे पे विश्वास दिखाते हैं, मुझे शक्ति देते हैं, मैं आपकी आवाज बनकर रहूंगा और अंधे बहरे कानों तक आपकी आवाज को पहुंचा कर रहूंगा। चलिए, बांसुरी को वोट दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। जी धन्यवाद। ठीक।